Dear students, welcome to lecture 17th of CS 710 Mobile and Pervasive Computing. आजकल के लेक्चर्स में वी आर लुकिंग इनटू द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हमारे मोबाइल या परवेसिव सिस्टम्स बनाने में हमारी मदद करेंगे अल्टीमेटली. इन दिस सीरीज वी लुक्ड एट Symbian and now we are looking at the Android operating system. On the screen I'm showing you the OS architecture या OS layers of Android operating system. इसमें हमने डिस्कस किया that there are different layers that play a different role in the development of Android operating system. हमने start किया from the kernel itself and we said that this is the base layer. अगर हम इसको Symbian operating system के साथ मिलाएं तो kernel या base layer is the one that provides you the basic services that operating system is supposed to provide. इसमें हमारे पास memory management आ जाती है, इसमें हमारे पास file management आ जाती है in certain cases, इसमें हमारे पास driver management आ जाती है. So all this part goes inside the kernel. इसमें हमने कहा कि Android opted for Linux kernel itself. They picked up Linux kernel and modified it to become a part of Android. So the kernel is Linux, but Android itself is not Linux. वो क्यों? Because kernel में बहुत सारी services होती हैं and Android did a mix and match thing. कुछ services जो हैं वो Android में उसी तरह से adopt कर ली गई and the other services were changed or modified according to the need of the Android operating system. Operating system कर्नल के ऊपर वाली लेयर इन एंड्रॉयड इज लाइब्रेरीज इटसेल्फ. इसमें हमने देखा है कि देयर आर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड सम वाइटल फंक्शनैलिटीज फॉर द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें हमारे पास SQLite थी फॉर परसिस्टेंस फॉर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस सर्विसेज. इसमें हमारे पास OpenGL था फॉर ग्राफिक्स सर्विसेज. वी हैव वेब कंपोनेंट हेयर, वेब इंजन जो कि हमारे पास हमारी वेब पेजेस को डिस्प्ले करने में हमारी मदद देता है. सो वेरियस अदर लाइब्रेरीज दैट वी यूज्ड हेयर, दैट आर प्लेस्ड हेयर एंड आर यूज्ड बाय द अपर लेयर सर्विसेज. इसकी ऊपर वाली लेयर्स जो हैं उसमें हमारे पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स वी सेड दैट दीज आर द रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट एनी प्रोग्राम और एनी एप्लीकेशन कैन यूज. और on the top of this all there are application layer itself, वो applications जो Android consortium ने हमें बना के दी या developers just like you and me are developing them. So on the top the applications are there and they use the services that are provided by application framework. Application framework in turn make use of the libraries that are provided by Android system और वो libraries base layer पे kernel लेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं. सो दिस इज रफली द स्ट्रक्चर. एक कंपोनेंट जो इट्स पार्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इटसेल्फ इज एंड्रॉयड रन टाइम या लाइब्रेरी से जस्ट ऊपर द एंड्रॉयड रन टाइम आर्किटेक्चर और द एंड्रॉयड रन टाइम कंपोनेंट. इसमें क्या था? इसमें हमारे पास वी हैव वर्चुअल मशीन एंड वी हैव द रन टाइम लाइब्रेरीज. एक डिस्टिंक्शन अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू टच अ बिट ऑन दिस, जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ये हमारे पास SQLite हो गई, हमारे पास वेब का कंपोनेंट हो गया, हमारी ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज हो गई, दे आर रिटन इन C++. लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है या हमारी एप्लीकेशंस जो हैं दे आर रिटन इन जावा. नॉर्मली इस तरह का जो जब भी सिनेरियो बनता है, चाहे लिनक्स में बने, लिनक्स में भी आप देखें अगर तो आपके पास जो बेस सिस्टम है, जो कर्नल है, वो नीचे C++ में लिखा गया है एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट यू कैन रन जावा प्रोग्राम्स. और यही सिनेरियो ट्रू है फॉर विंडोज़. विंडोज़ में भी जो आपकी बेस लेयर है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ रिटन इन C++ और उसके ऊपर यू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग जावा. अब एक चीज जो हम इससे डिडक्ट कर सकते हैं वो ये है कि जावा मींस पोर्टेबिलिटी. आपने, और यही एक जावा का मार्केटिंग पॉइंट या निच पॉइंट भी है, दैट
you write on one platform and you can easily take it to the other platform. ये चीज़ not many programming languages can offer that. अगर आप C में एक प्रोग्राम अगर Linux में लिखते हैं तो when you port it or when you take it onto the Windows system, you will have to do significant changes because the underlying libraries या underlying APIs जो आप use करेंगे that are different from one platform to another. तो जावा ये किस तरीके से अचीव करता है? जावा अचीव करता है इस पोर्टेबिलिटी को थ्रू जावा वर्चुअल मशीन्स. वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? वर्चुअल मशीन्स इज अ हाइपोथेटिकल या लॉजिकल मशीन रनिंग ऑन द टॉप ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. वो एक फिक्स सेट्स ऑफ कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं और उसके ऊपर आपका जावा का प्रोग्राम चलता है. सो मशीन के साथ या प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्शन वुड बी द पार्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन. वो आपकी मशीन के साथ इंटरेक्ट करेगी. सो योर प्रोग्राम टू योर प्रोग्राम इट वुड always the same consistent set of architecture and it would be always looking that it is running on the same platform over and over again. तो ये जावा virtual machine का concept था. In Android this service is provided by a Dalvik virtual machine और ये part है Android runtime का. Dalvik को हमने किस लिए choose किया? The main reason is performance. परफॉर्मेंस किस तरीके से? लेट्स ट्रैक बैक अ लिटिल. हमने यही इस तरह का ही काम हमने लिनक्स कर्नल में के साथ भी किया था. दैट वी पिक्ड अप अ एसेंशियल लाइब्रेरी जो कि हमने कहा कि ये एक बहुत ज़रूरी लाइब्रेरी है. हमने उसको कर्नल से निकाल कर हमने उसको लाइब्रेरीज की स्पेस में डाल दिया था और रीजंस वहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह की दी थी. बिकॉज वी डोंट वांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू बी कन्फ्लिक्टेड. हम ऑप्टिमाइजेशन चाह रहे थे. सेम इज़ द केस विद जब हम डालविक के साथ आते हैं. जब व्हेन एंड्रॉयड टुक ओवर द सिस्टम उन्होंने जावा को डिसाइड किया एंड द क्वेश्चन वाज के वर्चुअल मशीन कौन सी होगी. दे पिक्ड अप द राउट के जहाँ पर दे डिसाइडेड दैट दे विल इम्प्लीमेंट देयर ओन वर्चुअल मशीन एंड दे नेम्ड इट डालविक वर्चुअल मशीन. अब डालविक वर्चुअल मशीन जब आपके जहन में एक बड़ा फोकस हो दैट यू आर मेकिंग a software, you are making an operating system for limited space, memory space. आपके पास एक किसी भी मोबाइल मशीन में you have a very limited mobile memory space. फिर आपके पास CPU की restrictions आ जाती हैं. We are not talking about very high speed CPU here. Then जो सबसे बड़ी restrictions Android operating system mobile environment पे impose करता है that is non-availability of स्वैप स्पेस. स्वैप स्पेस एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी मेन मेमोरी को. Whenever the main memory gets full, it comes into action and it swaps some of the processes out of the main memory so that other processes can continue running. और जब उन processes की requirement वापस आती है तो हम उन्हें दोबारा मेन मेमोरी में डाल देते हैं. एंड्रॉयड थोड़े से डिफरेंट मोड में चलता है. एंड्रॉयड इस मोड में चलता है दैट व्हेन एवर इट इज आउट ऑफ स्पेस इट स्टार्ट्स किलिंग प्रोसेस जिसको हम आउट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं OOM. तो व्हेन एवर एंड्रॉयड सिस्टम इज आउट ऑफ स्पेस इट पिक्स सम प्रोसेसेस एंड किल्स देम. अब ये पॉलिसी कहाँ पर डिस्क्राइब होती है ये हम वी विल डिस्कस इट कि ये पॉलिसी कहाँ से आती है दैट विच प्रोसेस गेट्स टू लिव एंड विच प्रोसेस गेट्स टू बी किल्ड. ये पॉलिसी हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं लेकिन जस्ट रफली अगर एक प्रोसेस इज इन फ्रंट, एक प्रोग्राम जो है वो फ्रंट पे है और उसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ दैट प्रोग्राम बीइंग किल्ड. लेकिन अगर कोई प्रोग्राम बैकग्राउंड पे है और डोमिनेंट है, दैट इज इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एक्टिवली, देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ दैट प्रोग्राम बीइंग किल्ड. सो दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव memory management that is done in Android. तो जब आपके पास इस तरह के set of restrictions हो and then you are given a task to make up a virtual machine, आपके पास दो बहुत important considerations होती हैं. The first one is memory. Now a typical mobile machine, the typical mobile phone जो कि आप use करते हैं comes with the 64
MB ऑफ मेन मेमोरी। और इसको हमने देखा था कि हाउ दिस 64 MB गेट्स कंज्यूम्ड सो दैट बाय द टाइम यूज़र के पास जब तक कंट्रोल जाता है उस मशीन का या उस मोबाइल फ़ोन का, तो दे हैव प्रॉब्ली 10 to 20 MB लेफ्ट टू बी यूज्ड। बाकी सब में आपकी लाइब्रेरीज लोड हो जाती हैं, आपके फंक्शंस लोड हो जाते हैं, आपके रन टाइम इन्वायरमेंट लोड हो जाता है, और बाय द टाइम द यूज़र गेट्स कंट्रोल आपके पास 10 या 20 MB बाकी रह जाता है, जिसके ऊपर फर्दर ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लोड करते हैं, चूंकि टू मेक डेवलपमेंट ईजी हर वेंडर ये ट्राई करता है कि वो आपको एक बड़ा रिच फीचर सेट दे, आपको बहुत रिच लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर दे। तो जब ये क्वेस्ट हो तो एंड्रॉयड डज द सेम। एंड्रॉयड हैज़ अ वेरी रिच फीचर सेट्स, वेरी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, और देयर साइज गोज अराउंड 10 to 20 MB इटसेल्फ। तो जब आपके पास टोटल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मेमोरी इज 20 MB और आप यू आर लुकिंग एट पोटेंशियल सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट मेक्स अप अबाउट 10 to 20 MB, तो आपके पास यू हैव वेरी लिमिटेड स्पेस इन द मेमोरी टू रोम अराउंड। पहली चीज। सेकंड, जब आपके पास लिमिटेड प्रोसेसर हो तो देन यू रिस्पॉन्सिवनेस इज बिकम्स अ बॉटलनेक। यू वांट अ मोबाइल फोन टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव, दैट्स व्हाई यू कीप एवरीथिंग वेरी स्मॉल, वेरी, आपके प्रोग्राम का साइज भी आप स्मॉल रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू ओवरलोड इट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दोनों चीजें, द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डॉल्विक वर्चुअल मशीन जो है, इट एड्रेस्ड और इट ट्राइड टू एड्रेस बोथ ऑफ देम। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि पहले तो मेमोरी की बात कर लेते हैं कि मेमोरी एफिशिएंसी किस तरीके से अचीव की, और उसमें हमने कहा था कि मेमोरी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंशियली 4 बॉक्सेस। हमारे पास शेयर्ड मेमोरी है और हमारे पास प्राइवेट मेमोरी। प्राइवेट मेमोरी वो है जो कि वी हैव रिजर्व्ड इट फॉर आवरसेल्फ, किसी भी प्रोसेस ने अपने लिए रिजर्व कर ली, नोबडी एल्स कैन टच इट। और शेयर्ड मेमोरी इज सॉर्ट ऑफ मेमोरी जो कि आप डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ शेयर कर रहे हैं। अब दूसरी एक्सेस पे हमारे पास क्लीन मेमोरी है और वी हैव अ डर्टी मेमोरी। इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है? इन दोनों में डिस्टिंक्शन ये है कि कौन सी वो वाली मेमोरी है जिसके साथ कर्नल कैन प्ले अराउंड, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको कर्नल मैनेज कर सकता है। कर्नल कैन सी इफ इट इज बीइंग यूज्ड, और कर्नल कैन सी कि वेदर इट कैन डिसाइड कि हाँ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बाद में इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज द क्लीन पार्ट ऑफ द मेमोरी। दूसरी वो मेमोरी है जिसको हम डर्टी मेमोरी कहते हैं। डर्टी मेमोरी वो है जिसके साथ कर्नल कांट प्ले विद इट, कर्नल की उसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। दैट इज टोटली मैनेज्ड बाय अ प्रोसेस इटसेल्फ। और ये किस तरीके से होता है? जब भी आप मैलॉक करते हो, जब भी आप स्पेशली अपने लिए कोई मेमोरी एलोकेट करवाते हो, कर्नल की ज्यूरिसडिक्शन वहां पे खत्म हो जाती है, बिकॉज व्हेन प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली सेज कि रिजर्व मी दिस मच अमाउंट ऑफ मेमोरी, देन कर्नल कैन नॉट पॉसिबली प्ले विद दैट एरिया, क्योंकि अगर वो उसके साथ प्ले करेगा तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खराब होगी। आप एक टिपिकल प्रोग्राम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट तभी करता है जब वो उसको ज़रूरत होती है। अब उसमें आप इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो, उसमें आप लार्ज फाइल्स को ओपन करके रख सकते हो, तो वहाँ पर कर्नल की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ अगर एक पेज है फुल ऑफ ज़ीरोज़ और वंस, तो कर्नल कैन डिवाइस सम स्मार्ट एल्गोरिथम दैट ओके ये पूरा पेज जो है ये ज़ीरोज़ का है, तो आई कैन इवन इफ आई डिलीट इट, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये तो मैं दोबारा क्रिएट कर लूंगा, या इस पेज में सिर्फ वंस पड़े हुए एंड वेन एवर आई नीड दिस पेज आई कैन रिक्रिएट इट। So this is clean memory. In contrast, clean memory normally comes from memory mapped files. Memory mapped files क्या होती हैं कि आप when you access a memory space, so what you are doing is that you will read it from some file itself. वो device driver भी हो सकता है. That means कि आप किसी device से पढ़ रहे हो या वो किसी file के साथ attached होता है जब आप file से पढ़ रहे हो. So clean memory has normally or in most cases फाइल अरेंज्ड, और या उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप मेमोरी में वैल्यूज ला सकते हो, और इस दैट्स व्हाई कर्नल कैन प्ले विद दैट एरिया.
तो ये हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं. वी हैव clean and we have dirty, we have private and we have shared. Definitely we will prefer any memory area that is clean. कि kernel can easily manipulate whatever memory space is there. जो उसी तरीके से है कि जब आप कोर्सेज ले रहे होते हो तो यू आर गिवन अ फर्स्ट राइट कि ठीक है जी आप अपने कोर्सेज एडजस्ट कर लें, अपना टाइम टेबल खुद एडजस्ट कर लें और हम बाकी सब को आपके इर्द गिर्द एडजस्ट करेंगे. So you will have more luxury, more freedom to arrange everything for yourself. Similarly, kernel is the administrator of the system. और जब आप उसको ये freedom दे देते हैं कि you can play with memory as you like, it usually enhance the performance of the system. दूसरी तरफ और clean के साथ अगर आप उसे share भी कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाता है, जिसे कहते हैं कि आपके पास वो क्लीन भी है और दूसरा आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं. देन कम्स क्लीन एंड प्राइवेट. दैट ओके स्टिल कर्नल हैव ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन अब वो सिर्फ एक प्रोसेस यूज कर रहा है. उसकी जो आप अगर कॉस्ट बेनिफिट निकालें तो वो एक प्रोसेस के हिसाब से निकालेंगे. फिर हम और तीसरे बॉक्स में चले जाएं तो वी हैव डर्टी एंड शेयर्ड. कि ठीक है वो हमने एलोकेट तो करवाई हुई है लेकिन हम उसकी कॉस्ट इस तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे कि वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के दरमियान शेयर हो रही है. एंड फाइनली द लास्ट क्वाड्रेंट इज डर्टी एंड प्राइवेट. दैट इज इट्स कर्नल कैन नॉट प्ले विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इट इज प्राइवेट टू जस्ट वन प्रोसेस. एंड देयर आर केसेस व्हेन वी हैव टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल प्रोग्राम को लेते हैं. हम प्रोग्राम जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, सी हो गई, जावा हो गई, और देखते हैं कि व्हाट कॉन्स्ट्रक्ट्स फिट्स वेयर, कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ें जाती हैं. हम जब टिपिकली कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वी स्टार्ट्स बाय डिक्लेयरिंग लाइब्रेरीज. सी होगी तो हम इंक्लूड stdio.h करेंगे या हम इंक्लूड iostream.h करेंगे. जावा में यही काम हम import java.io.star से कर लेंगे. So what we are doing is that we are importing those set of libraries that we think are necessary for our program. हम stdio या iostream अपने इनपुट आउटपुट रूटीन्स के लिए करते हैं. अगर आप stdio नहीं इंक्लूड करोगे तो मे बी देयर आर फंक्शंस दैट आर नॉट अवेलेबल टू यू. तो ये these are the libraries that provides core for your program. उसके बाद हम मेन लिखते हैं. मेन के बाद हम नीचे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. इंटीजर i, कैरेक्टर z एंड मे बी सम स्ट्रक्चर, सम क्लासेस. और फिर हम एप्लीकेशन की लॉजिक लिखते हैं. दैट ओके दिस वेरिएबल i दैट आई हैव डिक्लेयर्ड, ये मुझे लूप को रन करने में मदद करेगा. ये कैरेक्टर z जो है इसमें मैं कुछ वैल्यूज प्लेस करूंगा. ये एक और स्ट्रक्चर है, इट विल help me hold some database structures for example. तो ये आप लॉजिक पूरी लिखते हो कि open a file and iterate through the file, read all the characters और connect to a database, pick up data and put it inside the structure that I have declared. तो ये आपकी एप्लीकेशन की लॉजिक है. Now let's pick up boxes one by one and see what goes inside which box. पहले देख लेते हैं क्लीन, आइदर इट्स शेयर्ड और प्राइवेट, इनके अंदर क्या जाता है. यू हैव कॉमन लाइब्रेरीज, या अगर हम एंड्रॉयड टर्म्स स्पेसिफिक बात करें तो वी हैव कॉमन डेक्स फाइल्स. डेक्स फाइल्स क्या होती हैं? जिस तरह जावा को जब आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो तो यू हैव जार फाइल. किसी भी जावा कंपाइलेशन का रिजल्ट जो है वो एक जार फाइल होती है जो कि जावा वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट होती है. Similarly, in Dalvik or in Android, the compilation process generates a DEX file. ये DEX file जो है वो Dalvik virtual machine में जाती है. दोनों में फ़र्क क्या होता है jar और DEX में? In DEX, there is an additional step involved in which the compilers tries to remove redundant information. उसको जो चीज़ें लगती हैं कि ये redundant है वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है. और इस प्रोसेस में इट क्रिएट्स लॉट ऑफ रेफरेंसेस, लॉट ऑफ पॉइंटर्स.
तो ये डेक्स फाइल जो है अल्टीमेटली आपकी डालविक वर्चुअल मशीन पे चलती है. तो वी हैव कॉमन डेक्स फाइल्स, एंड जब हम कहते हैं कि कॉमन डेक्स फाइल्स है, दैट मीन्स दे आर शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस, एंड बिकॉज दे आर शेयर्ड and they are backed by files. I said DEX files. So whenever somebody needs to read something and it's not in memory, you can always read it from the file itself. तो ये हमारा बॉक्स जो कि शेयर्ड क्लीन मेमोरी का बॉक्स है उसमें फिट हो जाती है. देन वी हैव एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा. एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा क्या होगा? हमने वेरिएबल्स कुछ क्रिएट किए. नॉट अब जो मैंने वेरिएबल आई क्रिएट किया है, नॉट ऑल द प्रोग्राम्स प्रॉब्ली हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल आई. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने प्रोग्राम में लूपिंग के लिए इंटीजर आई क्रिएट किया है, सम अदर प्रोग्राम में हैव क्रिएटेड अनदर इंटीजर वेरिएबल टू डू द सेम थिंग. इफ वी आर अज्यूमिंग कि हम एक ही तरह के प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक ही असाइनमेंट है जो पूरी क्लास को मिली हुई है, एंड all have to do some looping in the program itself. तो we would say कि ठीक है जी, I एक बंदे ने क्रिएट किया, not everybody will create I. तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा. अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा आ तो आपके कोड से ही रहा है. यू हैव इंटीजर डिक्लेयर्ड, आपने कोड में डिक्लेयर किया. आपने कैरेक्टर z डिक्लेयर किया, वो भी आपके कोड में था. आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, दैट आल्सो केम फ्रॉम योर कोड, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन, सो दैट मेक्स इट प्राइवेट क्लीन डाटा. दैट कर्नल कैन मैनिपुलेट इट, बट इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक. अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी. प्रोग्राम स्टार्टेड रनिंग. इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ वी हैव certain data structures involved. आप एक हीप क्रिएट करते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को पॉइंटर्स क्रिएट करते हो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, हम इस वक्त प्रोग्राम में किस स्टेज पर हैं, हमारे देन यू हैव सम स्टेट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. एट एनी गिवन टाइम जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो यू हैव सर्टेन स्टेट एसोसिएटेड विद. आपने जो इंटीजर आई डिक्लेयर किया है उसकी, और वो लूप कर रहा है, उसकी एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ वैल्यू होगी. आपने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उस स्ट्रक्चर्स में कुछ वैल्यूज पड़ी होंगी. सिमिलरली कैरेक्टर जी माइट बी होल्डिंग सम वैल्यूज फॉर यू. दिस इज स्टेट ऑफ योर प्रोग्राम. अब ये स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज वेरी स्पेसिफिक टू योर प्रोग्राम. ये आपके प्रोग्राम की स्टेट है. और प्लस अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो nobody can and nobody should try to remove the space allocated to integer I, for example. क्योंकि अगर कोई भी ये करने की कोशिश करेगा तो your program will crash there and then. अगर आप स्ट्रक्चर जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है and you are reading database values there, somebody tries to remove that, आपका प्रोग्राम वहां पे क्रैश कर जाएगा. यार अगर आपने एक अरे डिक्लेयर की हुई है एंड यू आर रीडिंग फाइल और इमेज फाइल एग्जांपल ले लेते हैं, एंड इफ somebody tries to, और या वो आपके पास मेमोरी एनफ नहीं होती. लेट्स से एक जो आपकी फाइल थी, इमेज फाइल थी, दैट वाज अ वेरी कंप्रेस्ड JPEG फाइल, तो वो दैट वाज अराउंड 25 KB और सो. लेकिन आपके पास एक और फाइल आई जो कि इट वाज अबाउट 2 MB. तो इमेज फाइल्स देयर साइजेस वेरी अ लॉट, और आपको टू बी ऑन द सेफ साइड यू allocate yourself some memory so that when such kind of situation arises your program doesn't crash, it doesn't give you out of memory error. आप शुरू में ही आप इन तमाम चीज़ों के लिए अपने लिए मेमोरी allocate कर लेते for your program state and your program variables. तो हम इनको कहेंगे कि ये live variables हैं because your program is executing at the moment. Now these are private to you and these are dirty because kernel cannot play with it. So this state of your program occupy the box private and dirty.
नाउ दिस लीव्स अस विद वन बॉक्स एम्प्टी. हमने क्लीन, प्राइवेट और शेयर्ड दोनों बॉक्सेस फिल कर लिए. एक में हमने कहा जी कॉमन लाइब्रेरी चली गई, एक में हमने कहा कि जी एप्लीकेशन की जो डाटा था वो चला गया. फिर हमने डर्टी प्राइवेट भी फिल कर लिया. उसमें हमने कहा कि हमारे जो लाइव स्ट्रक्चर्स थे प्रोग्राम के, वी पुट इट ऑल इन देयर. अब हमारे पास एक बॉक्स रह गया एंड दैट इज आवर शेयर्ड डर्टी, यानी कि वो बॉक्स जिसमें हम वो स्ट्रक्चर्स रखेंगे जो कि हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन देयर आर लाइब्रेरीज. हमने कहा कि जी लाइब्रेरीज एक जगह पर चलेगी, बट व्हाट अबाउट वो लाइब्रेरीज? आपने लाइब्रेरीज आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स. अगेन, जिस तरह आपका प्रोग्राम होता है उसी तरह लाइब्रेरीज आर आल्सो मेड अप ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड दोज थिंग्स, जो आपकी आसानी के लिए जो भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसने क्रिएट किया होता है वो आपकी आसानी के लिए उसने एक जगह पे कलेक्टिवली रख ली होती है. जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इट मेक यूज ऑफ दो शेयर्ड लाइब्रेरीज, इट अटैचेस अ स्टेट टू दोज वेरिएबल्स. उन वेरिएबल्स या उन स्ट्रक्चर्स की भी कोई स्टेट बनती है. दे आर शेयर्ड लाइब्रेरीज, दीज आर शेयर्ड वेरिएबल्स, लेकिन हर किसी की अपनी एक स्टेट है which is associated, and this state should be managed, and this is where a special Android process comes into place. We call it Zygote. Zygote handles all the shared libraries for you. And the idea is to load all the libraries that any process would need, and then whenever somebody requests for it, उसका एक instance बनाकर उस process को allocate कर दीजिए. For example, एक process है, let's say maps, and it comes and starts running, लेकिन उसकी जो बेस लेयर पे लाइब्रेरीज हैं, it is using the same libraries as, for example, another application that is making use of GPS. So we have two applications running. One is GPS and one is the maps, and both are trying to access same set of libraries. अब ये libraries होगा क्या कि Zygote जो है वो आपके लिए एक प्री वार्मर या वार्म अप का काम करेगा. It will collect all the libraries and it will start handing out those libraries whoever need it. तो अगर आप conceptually देखें तो I am showing this diagram on the screen जहाँ पर we have 3 different applications that are trying to access, that are running in the system. और आप देखेंगे कि in addition for all of them maintaining their own state, वो तमाम Zygote को भी जहाँ पर आपकी private dirty वाला coordinate आता है, they all go back and refer to Zygote, because this is where they get all the sharing from. So this is how Dalvik virtual machine achieves memory efficiency. That it breaks down the memory into different portions and then try to optimize the memory usage by making sure that much of the code or much of the libraries या वो जो variables हैं उनके दरमियान जितना भी उनके दरमियान sharing possible हो सकती है, let's make that happen. And this is where we get our memory efficiency. और इसमें mostly part जो play करता है, that plays this process that we just called Zygote, because it holds up all the shared memories. It first of all collects it for you and then hands out the references or hands out to those processes जो कि जिनको ये इन libraries की need होती है. Next इसी discussion में memory के बाद the obvious one is the processing efficiency, या जिसको हम speed कहते हैं. अब speed किस तरीके से achieve होती है? Speed becomes a bottleneck because आजकल जो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, you can think of it as desktop 10 years back. 10 साल बाद
10 साल पहले जो हमारे पास डेस्कटॉप थे उनकी ऑलमोस्ट सेम कन्फिगरेशंस थी जो कि हम आज देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स पे. वी हैव वेरी लिमिटेड मेन मेमोरी, almost non-existing data caches. We have processor speeds in MHz, not even GHz. And same is true for the mobile platforms now. And I am talking about the normal, जो कि हमारे पास आजकल norm है. I'm not talking about the high-end phones. High-end phones में yes, you can argue कि जी processors भी now they are touching 1 GHz और उसमें जो main memory है वो भी काफ़ी इंक्रीज है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फोन्स, क्योंकि यू कांट से कि जी ये बिल्कुल हम हाई एंड फोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं. यू कांट डू दैट बिकॉज दैट रिस्ट्रिक्ट्स योर मार्केट शेयर. और एंड्रॉयड के पास तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दे हैव दिस विजन इन माइंड दैट दे हैव बिकॉज कमिंग फ्रॉम गूगल दे हैव दिस लेगेसी टू बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग. और उनके पास एक स्ट्रेट अवे विजन था दैट देयर इज another operating system in the market called Symbian, and we have to cross them as soon as possible. जिस तरह web environment में और या normal desktop environment में they have a very huge competitor, Microsoft, and they compete with products and they compete with initiatives and all those things. In mobile domain, they find their competitor in the form of Nokia or the Symbian operating system. तो अगर इस सिनेरियो में आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जी नहीं ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हाई एंड फोन्स के लिए, देन इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक. सो यू हैव टू टारगेट द मीन, द एवरेज फोन, एंड व्हेन यू टारगेट दैट इट विल मेक श्योर दैट इट विल रन ऑन द हाई एंड फोन्स टू. अब जब आप स्पीड पे आते हैं तो फर्स्ट थिंग कम्स द रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है. आप कुछ भी रन करते हैं, कितनी देर में आपके पास रिजल्ट्स आते हैं. जब जावा की हम बात करते हैं तो जावा में एक हम टर्म यूज करते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इज यूजुअली इज इन एफर्ट टू स्पीड अप प्रोसेस. जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो दिस इज इन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, दिस इज अ यूजुअल टेक्निक दैट इज यूज्ड कि आप जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को यूज करो, विच इज इन एफर्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस. उसकी रनिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए. नाउ एंड्रॉयड मेक अ ड्रास्टिक डिसीजन हेयर कि दे इनिशियल रिलीजेस दिस, जो एंड्रॉयड का पहला वर्जन आया उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि JIT और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन वुडंट बी देयर. और उसका उन्होंने रीज़न दिया, वो ये था कि ऑन द टॉप आप बेशक जावा में प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन निचली लेयर्स पे जो एक्चुअल जो लेयर जो एक्चुअल फंक्शनिंग कर रही है वो C++ में है और वो बहुत ऑप्टिमाइज कोड है. दैट्स व्हाई एंड्रॉयड वुडंट बी नीडिंग एनी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. दिस अप्रोच हैज इट्स प्रोज एंड इट हैज इट कॉन्स, लेकिन अल्टीमेटली इन 2.2 they brought back the Android 2.2 they brought just in time compilation back into the scene. तो ये पहली एक जो चेंज थी, इनिशियली चेंज थी, देन दे केम बैक टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ हाउ द जावा प्रोग्राम्स रन. जो एफिशिएंसी सेकंड चीज जो उन्होंने टारगेट की वो ये की कि प्रोग्राम्स या डेक्स फाइल्स जो कि आपके एंड्रॉयड सिस्टम पे रन होंगी उसमें जो हैवी लिफ्टिंग है, जो मेजॉरिटी ऑफ द काम है वो इंस्टॉल टाइम पे होगा, नॉट ऑन द रन टाइम बट ऑन इंस्टॉलेशन टाइम. अब इंस्टॉलेशन टाइम पे व्हाट थिंग्स दैट आर परफॉर्म्ड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डेक्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम जार स्ट्रक्चर बिकॉज दे रिमूव्ड अ लॉट ऑफ रिडंडेंसीज फ्रॉम द जार फाइल एंड मेक इट अ कॉम्पैक्ट वर्जन इन डेक्स फाइल. इस एफर्ट में यूजुअली अगर आप कंपेयर करें तो दे गेट अबाउट 50% ऑफ इम्प्रूवमेंट. डेक्स से जार में देर इज अ साइज डिफरेंट ऑफ अबाउट 50%. So the generic formula is 0.5 multiplied by whatever the size of jar and you will get the size in text. Of course, this is a very generic formula and programs vary and their structures vary. So this might not apply as is to all the programs, but this is a general formula that was developed.
अब ये एफिशिएंसी हमें मिलती कहाँ से है? हम रिडंडेंसी रिमूव करते हैं। रिडंडेंसी कैसे रिमूव करते हैं? रिडंडेंसी इस तरीके से रिमूव करते हैं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग, अगर वो आप जार का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें एवरीथिंग इज टेक्सचुअल। जहाँ पे भी आपने कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे वो ऊपर रिपीट भी हो रही हो किसी जगह पर, यू विल रिपीट इट अगेन सो दैट योर प्रोग्राम डजंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। डेक्स ने उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म किया? डेक्स transformed it by introducing pointers, by introducing references. अब जब किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने सी में लिखे हो pointers, if you have used pointers in your C program, so you would know pointers are the very difficult things to grasp. Sometimes you just increment it thinking that you will get the next value, or instead आपके पास garbage आ रहा होता है. Pointers are very difficult to deal in the program. Similarly, जब डेक्स में आप बहुत सारे references create कर दें और बहुत सारे pointing around कर दें, तो there is a likelihood that maybe in some cases आपके जो references and they are not right. और या somebody tries to write a malicious app by himself, or all it does is that it is calling wrong code from wrong side. वो एक रेफरेंस आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया एंड द होल प्रोग्राम चेंज. तो द फर्स्ट थिंग दैट Android did is that when a program installs, it makes sure that everything inside the DEX file is okay. All your indices are okay, your references are pointing towards the right things, and this is an effort to make sure that your code is not buggy. We are not looking at it from security side, mind you. हम इसको देख रहे हैं from the perspective that our program is doing what it says it's doing. It's not doing anything else. Security जो है in Android is guaranteed by another mechanism, and that is called process isolation. और अगर इसको layman terms में अगर मैं Android की security को describe करूं, तो for any process in Android, other process is suspicious. So Android wouldn't let any other process into its own space. उसकी अपनी एक confined space है, and it wouldn't let anybody trespass that space. तो ये Android security है. इसलिए हम जो install time पे when we are making sure that indices are okay and program is doing what it says is doing, we are making sure that we don't run into any runtime errors. That is, our program is doing what it is doing, all the indices are okay, references are proper, and we are ensuring the quality of the code, not the security of the code. For the security, we have a different purpose in place. इसके बाद, the other things that we employ for optimization, for speed optimization, one of them is byte swapping and padding. Byte swapping क्या होती है? Integers, 16-bit integers जो हैं किसी भी environment में, they take up 2 bytes. लेकिन what would be the sequence of those bytes? You will start reading from right, or you will start reading it from left. That is not a standard. अब जब वो standardized नहीं हुआ, तो उसकी वजह से problem क्या हुआ? That some platform implemented it from right, that it will start it from right, and some platform implemented it from left. इसको हमने लेटर जब हम ये प्रॉब्लम इमर्ज हुआ तो हमने इनको डब किया एज बिग एंडियन एंड लिटिल एंडियन. अब फ्रॉम व्हेन यू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि एक प्लेटफॉर्म से जब दूसरे प्लेटफॉर्म में गया तो वो दैट डाटा वाज अनयूजेबल, बिकॉज एक ने राइट से लिखना स्टार्ट किया हुआ था, सेकेंड ने लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया हुआ था, एंड दैट काज्ड कंफ्यूजन. एंड्रॉयड पहली चीज़ जो करता है वो ये करता है कि आपकी ये जो बाइट स्वैपिंग है दैट इज ऑटोमेटिक, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. सेकंड इज पैडिंग, और पैडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इनटू पॉइंटर्स अरिथमेटिक. नाउ पॉइंटर हैज अ साइज, और अगर आपके वेरिएबल्स या आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं उस साइज के साथ अलाइन हो जाएं, या आपकी जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है उसके साथ अलाइन हो जाए, इट्स ईजी फ्रॉम जंप from one
variable to another. All you have to do is increment your pointer itself and you will get the next variable. So this is called padding. So अगर आपके पास let's say just an arbitrary example कि अगर pointers जो है वो 4 bytes का है और आपने एक variable declare किया हुआ है that is taking up only 1 byte. So what would happen is that you have to do, और या आपके पास एक variable है that is taking 5 bytes for example. So you can't simply add 1 to the pointer because adding 1 to the pointer will take you to the 8th reference because pointer is 4 bytes, so 4 4 8, और वो आपको 9th पे पॉइंट कर देगा या 8th पे पॉइंट कर देगा टू द एंड ऑफ द अदर वन, जबकि आपका दूसरा वेरिएबल probably would start somewhere at 10. So this is where the padding comes in. पैडिंग में आप करते ये हो कि आप वेरिएबल्स के साथ आप स्ट्रक्चर्स को एडिशनल स्पेस एलोकेट कर देते हो so that when pointer arithmetics come into the play, you are pointing to the next variable or you are pointing to the next piece of information that you require. So this is again an optimization procedure inside the Android system. फिर एक और चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई वो ये करवाई कि जब आपके पास टेक्स्ट फाइल आती है तो उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, सिंबॉलिक रेफरेंसेस, फंक्शनल रेफरेंसेस. उसको जब आप इंस्टॉलेशन टाइम पे प्री प्रोसेस करते हो तो व्हाट यू डू इज यू मेक अप काइंड ऑफ अ लुकअप टेबल. आप उसे एक लुकअप टेबल क्रिएट कर लेते हो. लुकअप टेबल का फायदा क्या होता है कि वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, तो इंस्टेड कि आप उस फंक्शन को सर्च करो फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ, आपके पास एक लुकअप टेबल है जिसमें वो एग्जैक्टली इंडेक्स आपको मिल जाएगा कि ओके दिस इज अ फंक्शन, जंप टू दैट लोकेशन. सो यू क्रिएट अ स्टैटिक काइंड ऑफ लिंक. जब ये स्टैटिक काइंड ऑफ लिंक आप क्रिएट कर लेते हो तो जो आपकी सर्चिंग का टाइम होता है आप उसको सेव करते हो और उसकी वजह से आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ती है. देन एंड्रॉयड ऑल्सो पुट सम इनलाइन फंक्शनिंग, जो आपके प्रिमिटिव फंक्शन है, स्मॉल फंक्शन है, दैट मेक्स इट इनलाइन. इनलाइन का मतलब ये है कि instead of calling them from other libraries, these are embedded in your program itself. I'm sure you probably have written some inline function in C itself. आप ऊपर उसको जो है वो पूरा function body include कर देते हो and that becomes part of your program itself. So जब आप inline functioning और inline functioning आप usually इसलिए करते हो so that your program process या program की execution है that becomes faster. So these are few measures that Android takes to speed up the running of the program. इसमें byte padding आ गई, swapping आ गई, you have pre-processing, installation time पे static linking आ गई, you have inline functions, and all these when they come together they give you a significant margin in the execution of the program itself. ये सब these are optimization techniques that are prevalent. आप कोई भी programming language use करते हो, these are the ones, या कोई किसी भी architecture किसी भी platform पे program कर रहे हो, तो these are very generic techniques. हर कोई इनको apply करता है to speed up their programs. One very major change that Android did for their DeX architecture या in Dalvik virtual machine is that opting for register based machine instead of stack based machine. So दो तरह की मशीनें होती हैं. We have stack based machines and we have register based machines. Stack based machine में all the actions are performed on a stack. आप variables को stack पे push करते हो, उनको pop करवाते हो, आपने उनके साथ जो भी processing करनी है you do it through the stack itself. जबकि register में everything is done in registers. दोनों के अपने pros and cons, and in stack based machines आपकी जो size of instructions है that is small, लेकिन you need many instructions to make sure that all the operations can be performed. दूसरी साइड पे register based machines जो होती हैं उनका size जो instruction size है that is bigger because now you have to include the references to registers itself. Stack based machine में ये problem नहीं है because there is stack. आप जब भी अगर आप अपने programs में stack use करो तो all you have to do is say push and you don't have to refer के जी push कहाँ पे करना है. Obviously it gets pushed onto the stack. जब आप pop कहते हो तो it gets popped out of stack.
So you don't have to refer कि जी memory location किस location पे आप push कर रहे हो और किस location से आप pop कर रहे हो. It is understood. लेकिन on the other hand, जब आप register based machine पे चले जाते हो तो then you have to actually say कि जी कौन से register पे आप you want to store data. अगर आपने assembly पढ़ी हो और आपको उसका थोड़ा बहुत याद हो तो we have set of general purpose registers. We have AX, we have BX, we have CX, and we have DX. And if you want to do some operations, you have to move data among those registers and then perform operations on them. So जब आप, for example, in register based machines, you will say add AX, BX if you want to add them. So you have to put references to the registers itself so that operations can be performed. रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपका ये हो गया कि आपकी इंस्ट्रक्शंस का जो साइज है वो बड़ा हो गया. ऑन द अदर हैंड स्टैक बेस्ड मशीन्स में यू नीड अ लॉन्गर सेट और बिगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर ऑपरेशन. तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स. एंड्रॉयड ऑप्टेड फॉर रजिस्टर बेस्ड सेट्स एंड दे सेड दैट ऑप्टिंग फॉर इट, हमारा एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना that they claimed that they got almost 30% improvement जब register based machine use होती है तो they got almost 30% improvement over the overall system. So that's where they said that okay, register based machine is better and we will be using register based machine instead के वो stack based machine के साथ. So this is the part where Dalvik virtual machines comes to play. It executes your programs, it takes a DEX file in, it tries to minimize the footprint of the program itself, it tries to speed up the execution of the program, and it makes sure that your program runs within the constraints that is given by a mobile platform. Runtime environment में there is another important component and that is called runtime libraries. और अगर आप स्क्रीन पे देखो the OS architecture of the Android तो आप देखोगे कि runtime libraries have a different color and its color is same as the application framework and the application itself. ये क्यों है? Because these three are written in the same programming language. जहाँ libraries और आपका जो कर्नल है वो C++ में लिखा हुआ है, आपकी रन टाइम लाइब्रेरीज, आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और आपकी एप्लीकेशंस all are written in Java. So this is where the Java layer, if you would want to classify it as, कि यहाँ से आपकी Java layer शुरू हो जाती है. अब रन टाइम लाइब्रेरीज में क्या इंक्लूड होता है? रन टाइम लाइब्रेरीज में आपके पास जो आपके फेमिलियर जावा के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, आपके फेमिलियर फाइल ऑपरेशंस हैं, आपके फेमिलियर यूटिलिटीज, योर फेमिलियर ग्राफिक्स, नेटवर्क एक्सेस, ऑल दोज फंक्शंस जो आपके लिए बहुत फेमिलियर है इफ यू आर प्रोग्रामिंग इन जावा. आप ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैकेजेस यूज करेंगे एंड द पर्पस ऑफ पुटिंग दिस component in runtime is that the application programmer feels no difference that which platform he or she is developing it for. For him, it's the same old Java and it can use a number of functions and number of libraries that are provided by Java itself. आपकी प्रोग्रामिंग का मेथड भी वही होगा, आपके प्रोग्रामिंग का स्टाइल्स भी वही होगा, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज वुड बी अवेलेबल देयर, जो आपकी द बेसिक लाइब्रेरीज दैट जावा प्रोवाइड्स, जिस तरह फाइल ऑपरेशंस हैं, जिस तरह नेटवर्क ऑपरेशंस हैं, कोई योर अदर यूटिलिटीज दैट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्स विद, द सेम गोज फॉर एंड्रॉयड. सो दिस इज देयर, दिस कंपोनेंट इज देयर to give the application programmer a feel of a known environment, to make him comfortable. And everything behind is hidden. You will write all your programs in Java itself, and you will use all the components, all the libraries that Java programming language offers. So these two components, Dalvik Virtual Machine and the libraries, the runtime libraries, make for the runtime environment of the Android operating system. उसके बाद the next
लेयर जो उनके ऊपर है, दैट इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. और द आइडिया बिहाइंड द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इज रीयूजेबिलिटी. हाउ कैन वी रीयूज कंपोनेंट्स, हाउ कैन विदाउट री इन्वेंटिंग द व्हील. दिस इज द आइडिया कि हम हर बार जो है वो वी वुडंट बी री इन्वेंटिंग द व्हील. हम हर दफ़ा जो प्रोग्रामर है वो अपने लिए नई फंक्शनैलिटी हर दफ़ा ना लिखे. दिस इज काइंड ऑफ सेट ऑफ APIs, अगर आप उसको रेफर करना चाहें, कि देयर आर सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज दैट आर रिटन टू एक्सेस फाइल्स फॉर एग्जांपल, एंड एवरीबॉडी कैन यूज इट. So same concept goes for application framework layer. These are the components that will provide you the functionality of lower layers. आपने अगर SQLite यूज़ करना है, आपने अगर ग्राफिक्स की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, आपने सरफेस फ्लिंगर यूज़ करना है, आपने ऑडियो फ्लिंगर यूज़ करना है, you will call the services that are provided by this layer, और वो in turn आपको ये तमाम services provide करेंगे. और these are the services, because of the inherent nature of Android open source, these are the same set of services जो कि Android ने जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन लिखी हुई है उनको अवेलेबल थी. इन्हीं को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी लिखी हुई है. आपका डायलर, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका ईमेल क्लाइंट, जो भी कुछ आपके बंडल आया है फ़ोन के साथ, वो इन्हीं सेट ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए या इन्हीं सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए लिखा गया है. और यही सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स आपके लिए भी अवेलेबल है. देयर इज़ नथिंग हिडन. ये नहीं है कि जी एंड्रॉयड ने जो डायलर लिखा है दैट इज़ दे हैव यूज सम अदर सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज एंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल. नॉट लाइक दैट एट ऑल. आप अगर चाहो तो आप अपना डायलर खुद लिख सकते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट की जो एप्लीकेशन है खुद लिख सकते हो, आप SMS की एप्लीकेशन खुद लिख सकते हो. तो दिस आर द फ्रेमवर्क. दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड कि आप कोड वी टू प्रमोट कोड रीयूज एज मच एज पॉसिबल. इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट द नेक्स्ट टाइम. हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसमें एक्टिविटी मैनेजर अगर है तो वो क्या काम करता है, इसमें अगर पैकेज मैनेजर है तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैकेज मैनेजर, इसमें अगर हार्डवेयर सर्विसेज हैं तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्डवेयर सर्विसेज, एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स और सर्विसेज दैट माइट बी अवेलेबल. तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और उसके बाद वी विल गो मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशंस. और अगर हमारे पास टाइम कुछ बचा तो वी विल आल्सो सी कि एंड्रॉयड सिस्टम में अब ये लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेट किस तरीके से करती हैं. व्हेन यू राइट समथिंग ऑन द टॉप इन एप्लीकेशन लेयर, तो वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को किस तरीके से यूज़ करती है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है वो डॉल्विक को किस तरीके से इंगेज करती है, डॉल्विक जब आ गया तो उसमें ज़ायगॉट किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, and then how they get access to libraries and how they get access to devices and drivers and all those things. तो ये हम next time यहाँ से discuss करना शुरू करेंगे. Till then, I'm your instructor Abdul Aziz. Allah Hafiz.